So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So बच्चों आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये चैप्टर अपने आप में बहुत खास है, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। तो आप सब लोग जानते हो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए उस देश का सेकेंडरी सेक्टर या कहें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मजबूत होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही देखेंगे, समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल डैमेज के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का मैप वर्क भी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। और मैप का जो हमारा सेशन है, जो अभी लास्ट सेशन रहा था, आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा, उसमें भी आप जाकर के इसके मैप वर्क को देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। देखिए क्या है कि जब बात आती है यहां पर इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग की, सो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्या देखते हैं बेसिकली? मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज है? जब हम लार्ज क्वांटिटीज के अंदर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं और उनसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लें यहां पर, तो हम लकड़ी, वुड का एग्जाम्पल लेते हैं। अब वुड को प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं? इससे फर्नीचर बना सकते हैं, टेबल, चेयर, जो मर्जी बनाओ भैया। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो क्या रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि हम लोग लार्ज क्वांटिटीज के अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं और उनसे मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। और यह अपने आप में बहुत जरूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया आपके देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसी है, इकोनॉमिकली आपका देश कितना डेवलप है, तो हमें उस देश की मैन्युफैक्चरिंग को देखते हुए यह बताना होगा। हम कहेंगे कि भैया हमारे देश में ये सब चीजें बनती हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उस देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि उस देश की इंडस्ट्रीज कितनी बेहतर हैं और कितने बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आपका देश मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जितना ज्यादा आपके देश के अंदर इंडस्ट्रीज होंगी, उतना ही ज्यादा क्या है, एक्सपोर्ट होगा, आपका ट्रेड बढ़ेगा और देशों के साथ आपका व्यापार और बेहतर होगा। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज आपके देश के अंदर आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी भी देश की, भारत ही नहीं, किसी भी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है, अगर हम देखना चाहते हैं कि देश के अंदर तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, तो किसी भी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करके ही हो पाएगी। अगर आप आज के समय पर देखें तो जब मोदी गवर्नमेंट आई तो 2014 से ही सरकार ने मेक इन इंडिया की बात करी कि भैया भारत के अंदर चीजें बनाओ। तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, हर सेक्टर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि आज के समय पर इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा क्या कर रही है, एक तरीके से प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है, चाहे मेक इन इंडिया स्कीम हो गई हो, चाहे प्रधानमंत्री योजनाएं हो गई हो, बहुत सी स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, देश के अंदर बूस्ट करने का काम कर रही हैं। और उन सब के पीछे का रीजन क्या है? सीधा सा रीजन यही है भैया कि जितना ज्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा, उतना ही ज्यादा इकोनॉमिकली हमारे देश की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम डेवलप होंगे। तो हमें यहां पर यह तो समझ आ गया कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब
मैन्युफैक्चरिंग को हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे, समझेंगे। देखिए क्या है कि किसी भी देश में सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई चीजें, जहां पर नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम चीजें बना रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं। तो हम ये तो समझ चुके हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बैकबोन है। अगर किसी भी देश में मैन्युफैक्चरिंग ढंग से काम नहीं करेगी तो उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और एनी पर्टिकुलर कंट्री। और ये हम क्यों कह रहे हैं तो थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या है कि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको आप लोग जो है यहां पर समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि जब बात आ रही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा एक तरीके से मॉडर्नाइज कर रही हैं। आज के समय पर हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं यहां पर आपको काफी सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए चीजें बनती हुई देखने को मिलती हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, चाहे आपके वाटर पंप्स हो, चाहे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, ट्रैक्टर्स हो, हार्वेस्टर्स हो। ये सब कौन बना रहा है, इंडस्ट्रीज बना रही हैं। तो जितना ज्यादा हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी उतना ही ज्यादा क्या है, हमारा जो खेती है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी मॉडर्नाइज होगा। साथ ही साथ जब हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मॉडर्नाइज होगा, तो क्या होगा, जितना ज्यादा हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी, सेकेंडरी सेक्टर मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि लोगों की जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर वो कम होगी। लोग प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से मूव करके मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ आएंगे। एक शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। तो आज हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल इनकम। तो जितना ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, जितना ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्टर मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा क्या है कि लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करेंगे नौकरियों की तलाश में। और एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा, वो विद द टाइम कम होगी। और साथ ही साथ टर्शरी सेक्टर के अंदर भी जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि इधर से सेकेंडरी डेवलप कर रहा है, प्राइमरी हो रहा है, तो दोनों को सपोर्ट करने के लिए टर्शरी की जरूरत है ही है। तो जब बात आ रही है यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस की, तो सीधी सी बात है भैया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा अगर आप सही मायनों में चाहते हैं कि हमारे देश से पॉवर्टी खत्म हो, हमारे देश से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो, तो हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा देश के अंदर इंडस्ट्रीज आएंगी, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश का मजबूत होगा, उतनी ही ज्यादा क्या है, जॉब्स भी क्रिएट होंगी। जितनी ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। एंड जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, पॉवर्टी हमारे देश से खत्म होगी। तो आप देखिए, आजादी के बाद सरकार ने क्या करा, आजादी के बाद हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो कहीं ना कहीं यही था कि भारत के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाई, सरकारी कंपनियां लगाई, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज लगाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर के गवर्नमेंट ने काम करा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके। खास तौर पर जो ट्राइबल एरियाज थे, जो बैकवर्ड एरियाज थे, वहां पर भी गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडस्ट्रीज वगैरह स्टैब्लिश करी, सो दैट जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या कि कुछ इलाके तो बहुत ज्यादा हमारे एडवांस हो गए, डेवलप हो गए, कुछ इलाके पिछड़े रह गए। तो ये जो रीजनल गैप्स हैं, डिस्पैरिटीज हैं, इन रीजनल गैप्स और डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर क्या करती हैं,
प्ले करती हैं बच्चा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, वहां के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए। अच्छा देखिए, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो रही है, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो रही है, पॉवर्टी सॉल्व हो रही है, तो जितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चर करेंगे, जितना ज्यादा हम बनाएंगे चीजें, उतना ही ज्यादा क्या है हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, है ना, उतना ही ज्यादा क्या है हम बाकी के देशों को बेचेंगे भी। तो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, उतना ज्यादा क्या है कि हमारा ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, और जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे देश से सामान को दूसरे देशों में बेचेंगे, उतना ज्यादा हमें फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा। आज जब हम बात करते हैं चाइना की, आज जब हम बात करते हैं यूएसए की, रशिया की, तो ये देश कैसे डेवलप्ड बने, ये देश कैसे आगे निकल गए? मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, एक्सपोर्ट्स की वजह से। आप आज देखो कि चाइना इतने प्रोडक्ट्स बना रहा है कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह। यहां तक कि यूएसए के सामने, यूरोप के सामने आज चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे बड़ी सिरदर्दी है। चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सबसे बड़ी सिरदर्दी है यूएसए के सामने। क्यों है? क्यों चाइना आज इतना ताकतवर हो गया? क्योंकि चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करा। चाइना आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। कंपटीशन है भैया यूएसए और चाइना के बीच में, कौन कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि जितना ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज बेटर होंगी, उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज भारत भी अगर आप देखो तो बहुत से देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजें, चाहे इजराइल हो या फिलीपींस हो, इन सब कंट्रीज को हम हथियार बेच रहे हैं आज की डेट में। बताइए, पहले भारत के अंदर हथियारों को लेकर के, वेपन्स को लेकर के, डिफेंस को लेकर के बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज्यादा कम थी, बट आज भारत मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, बना भी रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी देश, जो भी कंट्रीज फिनिश्ड गुड्स में डील करती हैं, उन्हें हमेशा फायदा होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि भारत भी प्रॉस्पर बने, भारत भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले, तो जरूरी है कि हम भी ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाएं और उनको डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या कि हम हर सेक्टर में कुछ ना कुछ बनाएं, हेल्थ में भी हम बनाएं, डिफेंस में भी हम काम करें, हर चीज में हम हो आगे। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। और ये बहुत जनरल सी बात है। आप खुद सोचो ना, अगर आप मार्केट में जाओ और मार्केट में आप कहो कि भैया मुझे लकड़ी दे दो, वुड दे दो, अब वुड की प्राइस क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का बोर्ड होगा भैया, 1000 रुपया में एक आपको बोर्ड मिल जाएगा लकड़ी का। बट वहीं अगर आप मार्केट के अंदर चेयर लेने जाओगे तो वही वुडन चेयर आपको 2000 रुपए की मिलेगी। इसीलिए जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा हाई होती है, और जितना ज्यादा वैल्यू हाई होगी उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी। कच्चे माल से पक्के माल, फिनिश्ड गुड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। और किसी भी देश की तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, उसके इकोनॉमिक सेक्टर की डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज्यादा एग्रीकल्चर बेहतर होगा, अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व होगी, पॉवर्टी खत्म होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रॉस्पेरिटी आएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे लिए अपने आप काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर है हमारा और जो इंडस्ट्री है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे गो हैंड इन हैंड। आज के समय पर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जो हमारी एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए सामान बना रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सामान बना रही हैं, क्या हो रहा है? एग्रो इंडस्ट्रीज जिसमें
आपके वाटर पंप्स आ गए, जिसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए। ये सब क्या है? ये एग्रो इंडस्ट्रीज है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या कर रही हैं? सामान बना रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल ले रही हैं। तो क्या हो रहा है कि आज के समय पर जितना ज्यादा एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, उतना ज्यादा क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ रही है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ साथ चलती हैं भैया, कदम पर कदम। जितना ज्यादा हमारा इंडस्ट्री डेवलप होगी, उतना ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप होगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल कहां से ले रही हैं? प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से। और अगर वो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल इनके लिए ले रही हैं, तो फिर सामान भी किन के लिए बना रही हैं? एग्रीकल्चर के लिए। आप इरिगेशन पंप्स देख लो, पीवीसी पाइप्स देख लो, मशीन्स देख लो, टूल्स देख लो, या फर्टिलाइजर्स देख लो, इंसेक्टिसाइड देख लो, पेस्टिसाइड देख लो, ये सब क्या है? एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल करे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री साथ साथ चलती है। और अगर हम सही मायनों में चाहते हैं कि भैया डेवलपमेंट हो, तो जरूरी है कि एक कॉम्पिटिटिव तरीके से यहां पर जो है हमें डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिले। तो जितना ज्यादा हमारी कॉम्पिटिटिव तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बेहतर होंगी, डेवलप होंगी, उतना ही ज्यादा क्या है कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होगी। तो कुल मिलाकर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को क्या है, मिल जाती है। और ये हमने यहां पर समझा। आपके एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। आपसे ये भी पूछ लेगा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड, कमेंट। तो आपको यही सब बताना है जो हमने डिस्कस करा। आपसे पूछ लेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन और द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कमेंट। तो आपको यही सब इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा हो जाती है, जो अभी हमने यहां पर सब समझा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स के अंदर अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए क्या है, इंडस्ट्रीज भी अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अब हम वही क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की ही क्या है, बात करेंगे। अब देखिए, जब इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात आती है, सो हमने क्या करा, इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, की भैया कितना पैसा हमने लगाया है, इन्वेस्ट करा है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कि हमने कितना रॉ मटेरियल यूज करा है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भैया मालिक कौन है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि भैया रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, कि उनका इकोनॉमी के अंदर रोल क्या है। इन सब बेसिस के ऊपर हमने क्या करा, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अपनी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया। अब एक एक करके इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, जब बात आती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, कि भैया कितना पैसा लगाया है, तो वी हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब बात आती है रॉ मटेरियल की, कि भैया रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, तो हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। जब बात आती है ओनरशिप की, तो भैया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कि मालिक कौन है। जब बात आती है रॉ मटेरियल के सोर्स की, कि रॉ मटेरियल आ कहां से रहा है, तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड या मरीन बेस्ड। जब बात आती है रोल की, कि इकोनॉमी के अंदर उनका रोल क्या है, तो बेसिक और की इंडस्ट्री या कंज्यूमर इंडस्ट्री। अब इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं, पढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि भैया रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव टू टाइप ऑफ मेन इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, नाम से ही पता लग रहा है एग्रीकल्चर, कि भैया जो इनका रॉ मटेरियल है वो हमें कहां से आता हुआ देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर से आता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइमरी सेक्टर से जो है कहीं ना कहीं इनका रॉ मटेरियल आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो भी इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, उन्हें हम एग्रो बेस्ड के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन कहां से आ रहा है हमारा, भैया किसान उगा रहा है खेत में। शुगर इंडस्ट्री, किससे बन रही है शुगर, शुगर केन से। शुगर केन कहां से आ रहा है, खेत से।
फिर मिनरल बेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर हम मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह करके जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं। जैसे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है, आयरन ओर कहां से आ रहा है, माइनिंग करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल्स वी आर एक्सट्रैक्टिंग, वी आर माइनिंग। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बाद एक थी फॉरेस्ट इंडस्ट्री। फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि खास तौर पर आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री हो गई। कौन सी इंडस्ट्री हो गई, फर्नीचर इंडस्ट्री। लकड़ी कहां से आ रही है भैया, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कहां से आ रही है, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर काम कर रही है। देन हो गई हमारी मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब क्या, जो मरीन रिसोर्सेज का, ओशन से आने वाले जो हमारे रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल कर रही है। तो आप फिशिंग देख लो, क्या देख लो, फिशिंग देख लो, फिशिंग सेक्टर, फिशिंग इंडस्ट्री पूरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ये सब आ जाती हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कि भैया कौन सा रॉ मटेरियल वो यूज करती हैं। तो हैवी इंडस्ट्री। अब आप देखें कि कई इंडस्ट्री जो है वो बहुत भारी भरकम रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर अपने आप में बहुत भारी है ना, हैवी है वेट में, तो हैवी इंडस्ट्री में। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है, आपकी हैवी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वहां पर भारी भरकम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं लाइट इंडस्ट्री की, तो वो इंडस्ट्री जहां पर लाइट रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, जहां पर लाइट चीजों का इस्तेमाल करा जा रहा है, लाइट वेट प्रोडक्ट्स हम जहां पर बना रहे हैं, तो उसको हम लाइट इंडस्ट्री के अंदर रखते हैं। आगे चलकर के अगर हम देखें तो इसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि भैया पैसा कितना लगाए हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पर हमने बहुत सा पैसा लगाया है, बहुत सा पैसा खर्च करा है, उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल कॉटन इंडस्ट्री, जहां पर पैसा भी बहुत लगा है, लेबर भी बहुत काम कर रही है। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जहां पर कुछ छोटे मोटे लोग छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ, कम लेबरर्स के साथ इंडस्ट्री चल रही है, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जैसे गुड़ बनाना हो, खंडसरी बनानी हो, कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है, जो लोग घर में ही काम कर रहे हैं। आप गांव देहात में जाएं तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा गुड़ बन रहा होता है, 4-5 लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं, एक छोटे से एरिया में इंडस्ट्री लगाई होती है, सेटअप करा हुआ होता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भैया मालिक कौन है। तो ओनरशिप की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव प्राइवेट, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं, प्राइवेट लोग ही हैं, एक इंडिविजुअल ही यहां पर जो है ओनर है। तो रिलायंस का आप एग्जांपल ले लीजिए, अडानी ग्रुप का आप एग्जांपल ले लीजिए, है ना। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम रिलायंस ले सकते हैं, अडानी ले सकते हैं, ये सब कौन है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सरकारी कंपनियां, जहां पर ओनरशिप किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास। तो एग्जांपल के तौर पर आप BHEL लीजिए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, है ना। देन ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर की हम बात करते हैं। ज्वाइंट सेक्टर जो है वो दो तरीके से हो सकता है। ज्वाइंट सेक्टर के अंदर क्या है, ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि वहां पर प्राइवेट प्लस प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्राइवेट लोग आकर के काम कर रहे हैं साथ में, या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट भी हो सकता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग आकर के काम कर रहे हैं साथ में। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें तो VI, वोडाफोन आइडिया हो गया, वोडाफोन और आइडिया साथ में आए, इन्होंने अपना क्या करा, बिजनेस शुरू करा, वोडाफोन आइडिया हो गया। देन कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर क्या, वो लोग जो सिमिलर इंटरेस्ट रखते थे, सिमिलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इकोनॉमी से आते थे, इकट्ठे आए अपने बेटरमेंट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो अमूल हो गया। अमूल में क्या है कि बहुत सारे डेयरी फार्मर्स इकट्ठे आए और उन्होंने जो है कोऑपरेटिव सेटअप करा। तो अमूल इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, आपका कोऑपरेटिव का। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इस तरीके से 4 पार्ट्स में अपने इंडस्ट्रीज को क्या कर सकते हैं बच्चा, बांट सकते हैं। अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे भारत के अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, और सबसे पहले डिस्कस करेंगे
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। देखिए क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो 13 से 14% है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 35 मिलियन लोग इस पर डिपेंडेंट है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करें कि एक्सपोर्ट वगैरह करके कितना पैसा कमा लेते हैं हम, तो 26 से 27%। जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 से 4%। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सी आपको कॉटन टेक्सटाइल ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जाएंगी, बट आज के समय पर 80% जो है इसमें वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, बाकी की पब्लिक या कोऑपरेटिव सेक्टर से हमें आती हुई देखने को मिलती हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है इसका, मेजरली कॉटन है। रॉ मटेरियल क्या है इसका, कॉटन। और कॉटन हमें कहां से आता हुआ देखने को मिल रहा है, कॉटन हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर से। तो जब बात आ रही है यहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एग्रीकल्चर के साथ इसके बेहतर संबंध हमें देखने को मिलते हैं। फार्मर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, और फिर उसी कॉटन से हम आगे देखते हैं कि स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग वगैरह होती है और आगे कपड़ा वगैरह बनता है। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये बहुत से लोगों को क्या है, रोजगार देती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, समझें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वैल्यू कैसे जनरेट किया जा रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है। सबसे पहली बात आती है फाइबर प्रोडक्शन की। फाइबर प्रोडक्शन में क्या कि भैया हमारे किसान ने क्या करा, अपना आराम से जो है कॉटन ग्रो करा। उसके बाद जो है हम क्या देखते हैं कि यहां पर रॉ फाइबर हमारे किसान ने, फार्मर ने जो है हमें क्या दे दिया बेटा, रॉ फाइबर दे दिया कि भैया ये लो, आप जो है अब इससे अपना आगे धागा कपड़ा वगैरह बना लेना। तो जो फाइबर हमारे पास आया, अब किसान ने जो इसे ग्रो करा तो उसमें क्या है, किसान लगा, किसान के साथ बाकी लोग लगे काम करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। फिर ये जो फाइबर बना, फाइबर के बाद हमने क्या करा, स्पिनिंग करी, इससे जो है हमने धागा बनाया, इससे जो है हमने यान बनाया। यान का मतलब क्या, धागा बनाना, थ्रेड बनाना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि स्पिनिंग के बाद जो धागा बना उससे हमने क्या करा, वीविंग और निटिंग करी। यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, टेक्सटाइल बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं। तो हमने धागे से कपड़ा बनाया और फिर इस कपड़े से हमने क्या करा, इस कपड़े को आगे हमने डाइंग और फिनिशिंग के लिए दिया। अब इस पर क्या है, रंग वगैरह करना है, तो रंगरेज इस पर क्या करेगा, रंग करेगा, कलर करेगा, डाई वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर क्या है कि आगे चल करके इसकी पैकेजिंग वगैरह करके इसे गारमेंट्स के तौर पर स्टिचिंग वगैरह करके जो है इसे बेच दिया जाएगा। फिर डाइंग, फिनिशिंग और ये सब होगी। तो अब आप यहां पर समझो, देखो, तो देखो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये, है ना। हमारा किसान जो है क्या करेगा, कॉटन ग्रो करेगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर क्या है, स्पिनिंग, वीविंग वगैरह होगी, तो यहां पर जो अपने बेसिकली वीवर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनको काम मिल रहा है, तो स्पिनर्स और वीवर्स को यहां पर जो है बहुत सा काम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी डाइंग होगी, फिनिशिंग होगी। डाइंग का मतलब क्या, कलर करा जाएगा। तो वो जो डाई बनाई जा रही है, तो वो डाई कहां बनाई जाएगी, केमिकल से बनाई जाएगी। केमिकल कहां से बनेगा, तो केमिकल इंडस्ट्री से बनेगा। तो एग्रीकल्चर को भी फायदा हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्री को भी इससे फायदा हो रहा है। फिर क्या है, गारमेंट इंडस्ट्री, पैकेजिंग वगैरह होगी। तो पैकेजिंग वगैरह कहां से होगी, पैकेजिंग इंडस्ट्री उसमें काम करेगी। तो पैकेजिंग के लिए हमें सामान लेना पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि भैया पैकेजिंग हुई, टेलरिंग वगैरह हुई, तो क्या है, एक तरीके से टर्शरी सेक्टर हमारा और ज्यादा ग्रो करा, डेवलप करा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, समझें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा वैल्यू जनरेट यहां पर करती हुई हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? कोई डाउट किसी का हो तो कमेंट्स के अंदर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। भारत की अगर हम यहां पर बात करें तो भारत के अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, जो पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी वो बॉम्बे के अंदर हमें लगती हुई देखने को मिली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंडस्ट्री है, ये केमिकल, डाई, मिल स्टोर, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क्स, हर तरफ जो है ये इंडस्ट्री अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब अगर हम इसकी लोकेशन को देखें तो देखो क्या है कि इसका मेन रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है। तो कॉटन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसकी लोकेशन कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगी। नियर बाय मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इसकी लोकेशन डिटरमाइन करेगी। तो हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर टेक्सटाइल या स्पिनिंग वगैरह जो है हमें आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होती हुई देखने को मिलती है। जो धागा बनता है, यार्न बनता है, वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में ही बनता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज द बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस वजह से। फिर आगे चल करके धागा जब बन जाता है तो वीविंग जो है वो बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। वीविंग आप देखते हो कि अलग अलग ट्रेडिशनल जगहों पर ट्रेडिशनल तरीकों से करी जाती है। आप देखिए असम में अलग तरीके का कपड़ा चलता है, डिजाइन चलते हैं, वीविंग चलती है। लखनऊ में अलग तरीके का चिकनकारी चलता है, बनारस में बनारसी साड़ियां चलती हैं। हर जगह क्या है, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स और वीविंग प्रैक्टिसेस फॉलो करे जाते हैं। तो भारत के अंदर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सेंटर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर हो गया, यूपी के अंदर कानपुर हो गया, मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, सूरत और अहमदाबाद हो गया आपका गुजरात में। इसका जो मैप वर्क है इस चैप्टर का, वो मैप वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ मैंने इसका मैप वर्क आप लोगों को कराया है। ऊपर लिंक आई बटन पर आपको यहां पर मिल जाएगा, मेक श्योर टू वॉच इट। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री की लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नियर बाय मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सब पर जो है क्या है बच्चा, डिटरमाइन करती है। अब प्रॉब्लम्स भी इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ हमें देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम्स की अगर हम यहां पर बात करें तो आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत छोटे छोटे मार्केट्स या यूनिट्स के अंदर जो है बटा हुआ है। क्योंकि वीविंग हमने देखा क्या है, वीविंग जो है बेटा बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। वीविंग क्या है, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। और डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत छोटा छोटा स्मॉल यूनिट्स के अंदर हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आज भी गुड क्वालिटी की जो कॉटन है उसकी स्कैर्सिटी हमें देखने को मिलती है। भले ही भारत में बहुत ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन करा जाता है, बट उसके बावजूद भी कॉटन की शॉर्टेज हमें भारत के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। आउटडेटेड मशीनरी, आज भी क्या है कि हम कहीं ना कहीं पुरानी घिसी पिटी आउटडेटेड मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन इराटिक पावर सप्लाई, इराटिक का मतलब क्या होता है, इररेगुलर, यानी कि बिजली के कट बहुत लगते हैं, रेगुलर बिजली नहीं आती, तो पावर सप्लाई की भी प्रॉब्लम है। देन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं क्या है, कम हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। आज के समय पर अगर हम देखें तो हमारे कॉटन को सबसे ज्यादा कंपीट कौन कर रहा है, सिंथेटिक फाइबर्स कर रहे हैं। जो पॉलिएस्टर, नायलॉन, इस तरीके के जो हमारे फाइबर्स आ गए हैं, ये सबसे ज्यादा आज के समय पर कॉटन को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलती हैं, किसके अंदर, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें ट्रेड वगैरह की, तो आज भी भारत, जापान, यूके, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, यूएसए, सिंगापुर, श्रीलंका, काफी सारे अफ्रीकन देश इनको कपड़े बना करके, धागा बना करके जो है क्या है, बेचता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स फॉर अस, जिनके साथ हम एक्सपोर्ट वगैरह जो है यहां पर करते हैं। और आज के समय पर अगर हम देखें तो 4 से 5% हमारा वर्ल्ड टोटल मार्केट के अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये था आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हमने समझी और बाकी चीजों को यहां पर जो है डिस्कस करा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी अगली इंडस्ट्री की, दैट इज जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉटन इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, अब जूट इंडस्ट्री या कहें जूट टेक्सटाइल्स भी यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जूट इंडस्ट्री इज द सेकंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो जूट के प्रोडक्शन के मामले में हम नंबर 2 पर हैं, बट जूट के एक्सपोर्ट के मामले में हम नंबर 1 पर आ जाते हैं। भारत के अंदर पहली जूट मिल रिश्रा कोलकाता के पास 1855 के अंदर लगाई गई थी और भारत के अंदर हमें बहुत ज्यादा
जूट का प्रोडक्शन होता हुआ देखने को मिला था। बहुत सी जूट इंडस्ट्रीज भारत के अंदर हमें देखने को मिलती थी, खास तौर पर बंगाल वाले रीजन में। बट पार्टीशन के बाद, पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, पार्टीशन की वजह से यह हुआ कि भारत से 3/4 इंडस्ट्रीज जो हैं वो हम क्या कर गए, अब आज के समय में हमारे पास नहीं है, बांग्लादेश के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। तो पार्टीशन की वजह से जूट इंडस्ट्री को एक मेजर सेटबैक यहां पर लगा। बट आज भी अगर हम देखें तो ज्यादातर हमारी जो जूट मिल्स है वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा रीजन है जो लो लाइंग एरिया है, पानी वहां पर आकर के रुकता है, वाटर अवेलेबिलिटी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है, तो जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमें वहां पर ही होता हुआ देखने को मिलता है, स्पेशली इन द हुगली बेसिन। तो जो हुगली रिवर है और उसका जो बेसिन है, हुगली बेसिन जो लगभग 98 किलोमीटर लंबा है, उस रीजन के अंदर ही, भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर ही बहुत सी जूट इंडस्ट्रीज हमारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हुगली बेसिन है ये फेवरेबल है। एक तो क्या है, रॉ मटेरियल पास में ही मिल गया, रॉ मटेरियल यही मिल जाता है। देन ट्रांसपोर्टेशन, रिवर के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है, और जो वेस्ट बंगाल है वो एक तरीके से वहां पर कोलकाता का पोर्ट हमारा लगता है, तो एक्सपोर्ट वगैरह करने में भी आसानी है, तो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। दूसरा क्या कि इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोलकाता जैसी सिटी हो गई जो एक तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज और बाकी चीजें इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर देती है, तो यहां पर बल्ले बल्ले है हर तरीके से। तो हम देखते हैं अपनी जूट इंडस्ट्री को, तो जूट इंडस्ट्री हमें मेजरली वेस्ट बंगाल के एरिया में ही क्या है देखने को मिलती है। हालांकि बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के अंदर भी जूट का प्रोडक्शन होता है, बट बहुत कम। सबसे ज्यादा जो जूट का प्रोडक्शन हमें होता हुआ देखने को मिलता है वो नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल, और नंबर 2 पर हम बिहार को यहां पर जो है क्या है बच्चा रख सकते हैं। तो ये था हमारा जूट इंडस्ट्री के बारे में। जूट इंडस्ट्री के आगे भी आज के समय पर बहुत से क्या है प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि देखो जो जूट था ना, उसका इस्तेमाल करा जाता था गनी बैग्स, बोरियां बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए। आज के समय पर क्या हो गया है कि प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर जब से आया है तो कहीं ना कहीं जूट की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है। फिर जूट जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसे कंपटीशन भी मिलता है फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स एंड अदर थिंग्स। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जूट इंडस्ट्री जो है उसको और बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2005 में क्या करा, एक नेशनल जूट पॉलिसी बनाई। इस नेशनल जूट पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारे किसान हैं या जो भी लोग जूट प्रोडक्शन में जुड़े हुए हैं उसमें हम जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जूट की क्वालिटी को इंप्रूव करें और उनको बेटर प्राइजेस इंश्योर करें कि जो हमारे जूट फार्मर्स हैं उनको बेटर यील्ड मिल सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ करके, और प्राइजेस बेटर करके हम उनकी इनकम को जो है यहां पर क्या कर सके, बेहतर कर सके। तो नेशनल जूट पॉलिसी 2005 का ये मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि अगर आप देखें तो लगभग 40 लाख लोग, 40 लाख पीपल के अराउंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, जूट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ ट्रेड की अगर हम बात करें तो हम यूएसए, कनाडा, रशिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब कंट्रीज को जो है क्या है, जूट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये था जूट इंडस्ट्री या जूट टेक्सटाइल्स के बारे में, जिसको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। तो अभी हमारी जूट और कॉटन इंडस्ट्री तो हो गई। अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमने कॉटन इंडस्ट्री को पढ़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, देन जूट इंडस्ट्री के बारे में बात करी। अब बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर, चीनी कहां से आ रही है, शुगर केन से आ रही है, गन्ने से आ रही है। और शुगर केन कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अपनी हो गई। इंडिया की अगर हम यहां पर बात करें तो शुगर के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, बट गुड़ और खंडसरी की अगर हम बात करें तो उसके प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट प्लेस पर आता है, पहले प्लेस पर आता है। अब देखिए क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी हैवी इंडस्ट्री में आ जाती है। क्यों? क्योंकि शुगर केन अपने आप में हैवी होता है और
साथ ही साथ जो है पेरिशेबल भी होता है। तो आप अगर देखें तो अगर हमने गन्ने को हार्वेस्ट कर लिया, गन्ने की कटाई कर ली, तो शुगर केन को हार्वेस्ट करने के बाद, उसकी कटाई करने के बाद शुगर केन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि वो सूखने लगता है ना। और जितना ज्यादा वो सूखेगा तो उतना ज्यादा क्या है, उसका शुगर कंटेंट जो है, सुग्रोस जो है उसके अंदर वो कम हो जाएगा। तो शुगर केन इंडस्ट्री जो है पेरिशेबल इंडस्ट्री के अंदर आती है। तो हम अक्सर क्या देखते हैं कि ये शुगर इंडस्ट्री उन्हीं एरियाज में होती है जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन आसपास ही होता है, और ये ज्यादातर हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव्स के अंदर आती है। कोऑपरेटिव्स के अंदर कैसे भैया, बहुत से किसान इकट्ठा आए, साथ आए, इंडस्ट्री भी लगाने की बात करी, बैंक को लिया, गवर्नमेंट को साथ लिया और इंडस्ट्री लगा दी। तो शुगर केन प्रोडक्शन एरियाज में, प्रोड्यूसिंग एरियाज में ही ये इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, इन एरियाज के अंदर शुगर इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। बट 60%, 60% हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है वो यूपी और बिहार के अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि दीज आर द शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन्स। बट आज के समय पर हम क्या देख रहे हैं, आज के समय पर हम देख रहे हैं दैट देयर इज अ शिफ्ट। आज के समय पर क्या हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज यूपी बिहार में थी, अब वो थोड़ा सा कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ जा रही हैं। क्यों शिफ्ट कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो गन्ना लगाया जाता है उसके अंदर मिठास ज्यादा होती है, सुग्रोस कंटेंट उसके अंदर ज्यादा होता है। यानी कि यूपी बिहार के गन्ने से ज्यादा मिठास, ज्यादा सुग्रोस कंटेंट जो है हमें महाराष्ट्र और कर्नाटका के गन्नों में देखने को मिलता है, शुगर केन में देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे शुगर इंडस्ट्री का शिफ्ट हमें महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री क्या है, सीजनल है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। गन्ना लगाया आपने, उसको हार्वेस्ट होने में 9 से 10 महीने लगते हैं, कभी कभी साल भर भी लगता है। तो क्या है कि जब रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो काफी लंबे समय बाद आ रहा है, तो ये सीजनल इंडस्ट्री हो जाती है। साथ ही साथ आज भी हम ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन डिलेज हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। कि क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा, आप भी जब ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि खड़ी होती हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां और बहुत सारे ट्रक वगैरह, उनके अंदर शुगर केन लोडेड होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन डिले बहुत हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि गन्ना सूखने लगता है, सुग्रोस कंटेंट उसके अंदर कम होने लगता है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। और फिर सबसे दिक्कत की बात जो है, बैगैस की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों ने अगर शुगर केन का जूस कभी पिया हो तो गन्ने से रस निकालने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, उसे हम बगास कहते हैं। तो अब खुद सोचो कि इंडस्ट्री के अंदर, शुगर इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा वो होता होगा। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आज के समय पर कि भैया इस बगास से हम एथेनॉल बना सकें, इस बगास से हम जो है फर्नीचर बना सकें, क्रॉकरी बना सकें। तो हम बायोडिग्रेडेबल तरीके से इसका इस्तेमाल करने को सोच रहे हैं, कर रहे हैं काम उस पर। बट फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने हमें ये देखने को आज की डेट में मिल जाता है। तो ये था अपना शुगर इंडस्ट्री के बारे में। अब चलेंगे आगे की तरफ और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो अब हम इसी को यहां पर पढ़ेंगे और डिटेल के साथ समझेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्लांट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पोर्तो नोवा तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिला था। उसके बाद आगे चलकर के 1907 में भारत का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हमें जमशेदपुर के अंदर लगता हुआ देखने को मिला था। तो ये दो प्लेसेस यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज अ बेसिक इंडस्ट्री। आप देखिए, अगर आपको कुछ भी काम करना है, चाहे हमें बिल्डिंग्स बनानी हो, चाहे हमें फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स बनानी हो, कुछ भी काम करना हो, सब में आयरन और स्टील की जरूरत होती है। तो हाउस होल्ड, घर में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनसे लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक हर तरफ हम देखते हैं कि आयरन एंड स्टील का उपयोग किया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील के प्रोडक्शन की, तो स्टील के प्रोडक्शन के लिए भी आयरन बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, आप सब जानते ही हैं इस बारे में। साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया आयरन, क्रूड आयरन और स्टील के प्रोडक्शन के मामले में 9th पोजीशन पर आता है। सो व्हेन इट कम्स टू द स्टील प्रोडक्शन, सो इंडिया लाइज ऑन 9th नंबर। अब क्या हो जाता है कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशनल फैक्टर्स, जो एरियाज हैं जहां पर हमें ये देखने को मिलती है, तो सबसे पहले तो हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखते हैं कि भैया रॉ मटेरियल इजीली कहां मिल जाता है। तो देखिए सही बात जो है वो ये है कि ज्यादातर आयरन ओर हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, खास तौर पर छोटा नागपुर वाले रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर हमें जो है सबसे ज्यादा आयरन ओर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हैवी रॉ मटेरियल है। तो चाहे आयरन ओर हो, लाइमस्टोन हो, कोल हो, ये सब क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आयरन ओर से क्या किया जाता है, आयरन ओर से तो बेसिकली आयरन तैयार करा जाता है, और आयरन ओर से आयरन या स्टील तैयार करने के लिए क्या जरूरत है, हीट की। गर्म करेंगे, उसे पिघलाएंगे, तभी उसमें से जो इंप्योरिटीज हैं उनको दूर करेंगे। हीट किससे आएगी, कोल से। पकाएंगे किसमें, उसे गर्म किसमें करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होगा, लाइमस्टोन होगा। तो कुल मिलाकर के जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ मटेरियल के साथ दूसरे नंबर पर आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट भी है, तो रेलवे नेटवर्क बेहतर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है, छोटा नागपुर वाला रीजन है, वो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता, ये जो मेन नेशनल रूट्स हमारे हैं उनको टच करता है। और इंडिया में अगर हम मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें, आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली हो गया, जहां पे स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल का क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। इसके अलावा अपना बोकारो हो गया, देन बोकारो के बाद अपना इसको हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया। ये बोकारो की लोकेशन थोड़ी सी ऊपर है, बोकारो यहां पड़ता है, बोकारो थोड़ा यहां पड़ेगा, ठीक है। देन जमशेदपुर हो गया, उसके बाद रौरकेला हो गया, देन चंद्रपुर हो गया, फिर अपना विशाखापट्टनम हो गया, इसके बाद मुंबई हो गया, देन उसके बाद भद्रावती हो गया, सेलम हो गया, या सालेम भी इसको बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील लोकेशंस हैं, प्लांट्स हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं भारत में। यहां से जो मैप वर्क है, मैप वर्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर लिंक आप देख ही रहे हैं मैप वर्क के सेशन का, वहां से आप ये इजीली कर पाएंगे। ओके, अब देखिए क्या है कि जब बात आ रही है यहां पर हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लेकर के हम क्या देखते हैं कि इसको पानी की जरूरत भी लगातार होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आयरन एंड स्टील प्लांट होता है वहां पर हीट इतनी ज्यादा होती है कि उस हीट में आप काम ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए लगातार पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है। जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन द, मतलब खुद पूरे टाइम भीगे रहते हैं, हमेशा पानी में भीगे रहेंगे, तो पानी का रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट है पानी की। तो पेनिनसुलर प्लेटू में दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यहां पर है ही अपना, जो हमें पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है। तो ये भी एक एडवांटेज हमें होता हुआ देखने को मिलता है। दूसरी बात, वर्कर्स की जरूरत है, तो आसपास के इलाकों से हमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स भी इजीली मिल जाते हैं। देन कैपिटल, बैंकिंग फैसिलिटीज की जरूरत है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया सिटीज हैं, जैसे कोलकाता हो गई, बेंगलोर हो गई, चेन्नई हो गई, जहां पर हम देखते हैं कि ये सब फैसिलिटीज, अर्बन सेंटर्स की फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाती हैं, और ये सब मिलकर के क्या करती हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज भी जो है अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम नियर बाय पोर्ट्स की बात करें, तो चाहे कोलकाता का पोर्ट हो गया हो, या उड़ीसा का पारादीप पोर्ट हो गया हो, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया हो, या चेन्नई पोर्ट हो गया हो, ये सब पोर्ट कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमें आयरन ओर या स्टील को एक्सपोर्ट करना है, दूसरे देशों में भेजना है,
तो इन सब पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विशाखापट्टनम की ही बात करें तो विशाखापट्टनम इज वेरी फेमस। जापान और साउथ कोरिया जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है वो विशाखापट्टनम पोर्ट से ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हो गए यहां पर इस रीजन के अंदर। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के साथ मेजर प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं। प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोल का मिलना। देखिए क्या हो रहा है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, लगातार हीट चाहिए होती है। अब हीट कहां से आएगी? कोल से आएगी। ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर जो गर्माहट है, हीट है, वो कोल से ही हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब कोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कोल की कॉस्ट भी बढ़ रही है और अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत कई बार आ जाती है, जिस वजह से क्या है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा महंगा हो जाता है। देन लेबर की लो प्रोडक्टिविटी, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेस करती है। बट स्टिल आज की डेट में अगर हम देखें तो भारत के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी बेसिक इंडस्ट्री है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक मेन की रोल प्ले करती है। इसके अलावा आगे अगर हम चलें तो अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारी हो जाती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की अगर हम यहां पर बात करें तो ये हमारी अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में मेटलर्जिक इंडस्ट्री की जब हम बात करें कि जो इंडस्ट्री मेटल से डील करती है, आयरन के बाद दूसरे नंबर पर आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ही आता है। एल्यूमिनियम की जब हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम काफी ज्यादा लाइट होता है, साथ ही साथ कोरोजन को रेजिस्ट करता है, इस पर जंग नहीं लगता, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा मैलिएबल है और हम इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और जब इसे आप बाकी के मिनरल्स के साथ किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दोगे तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम क्या देखते हैं कि जो मिनरल्स हैं हमारे, जो एल्यूमिनियम है हमारा, सॉरी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। तो जो भी हम आज एयरक्राफ्ट देखते हैं, आप जितने भी हवाई जहाज देखते हैं, सारे हवाई जहाज एल्यूमिनियम के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम स्ट्रांग है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम लाइट वेट भी है। तो ज्यादातर जहाज हमारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं। फिर जो हम घर में यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम क्या देखते हैं कि एल्यूमिनियम की बनी हुई है। और आज के समय पर हम क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक तरीके से स्टील, कॉपर, जिंक और साथ ही साथ लेड, इन सब के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। अब देखो आयरन स्मेल्टिंग की जब बात आती है, स्मेल्टिंग का मतलब क्या है? स्मेल्टिंग का मतलब है कुछ इस तरीके से, जब हम बॉक्साइट को, जो कि एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, जो हमें ज्यादातर ओडिशा के अंदर देखने को मिलता है, तो जब बॉक्साइट को गर्म किया जाता है और हीट करने के बाद उसमें से जब इंप्योरिटीज को दूर कर दिया जाता है, तो इस तरीके से लिक्विडिटी फॉर्म के अंदर उसको हम क्या करते हैं, मोल्ड्स के अंदर डालते हैं और कोई भी शेप वगैरह हम उसको आसानी से यहां पर दे पाते हैं। तो कुल मिलाकर के एल्यूमिनियम का जो मेन रॉ मटेरियल है दैट इज बॉक्साइट। सो बॉक्साइट इज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ एल्यूमिनियम और ये हमें कहां देखने को मिलता है? ओडिशा में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री है वो आपको ज्यादातर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाले रीजन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे यहां पर बन सकता है? तो देखो क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, या ये पूछ लेगा कि व्हाई एल्यूमिनियम इज अ बेटर और गेटिंग अ पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर वगैरह करके। तो आपको यही सब बताना है कि कैसे एल्यूमिनियम के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं और क्यों एल्यूमिनियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बातें यहां पर जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को लेकर के हो जाती हैं हमारे लिए जरूरी, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बाद जो अगली इंडस्ट्री आ जाती है हमारी, दैट इज द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अरे भैया ये बाद में क्यों आ रहा है उड़ता हुआ? केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज के समय पर भारत के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर हम देख रहे हैं तो वो केमिकल इंडस्ट्री ही है और ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि लार्ज स्केल, बहुत बड़े बड़े लेवल पर
टाटा केमिकल्स जैसे बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, और छोटे मोटे केमिकल इंडस्ट्री भी आपको, स्मॉल स्केल भी आपको देखने को मिलती हैं, जो सब अर्बन एरियाज के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए क्या है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरीके के केमिकल्स पर चलती है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की अगर हम यहां पर बात करें तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हम फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बना रहे हैं, प्लास्टिक्स बना रहे हैं, एडिसिव्स जो हमारी फेविकॉल, फेविक्विक, ये सब है क्या है, केमिकल से ही तो बन रही है। चाहे पेंट हो गए हो, डाई हो गई हो, या निट्रिक एसिड, सोडा जो हम अपने घर में डिटर्जेंट्स बनाते हैं, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये सब इनऑर्गेनिक है। तो जितने भी केमिकल्स हो गए जो कि आप देखते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन करते हैं, नाइट्रिक एसिड कंटेन करते हैं, या अपना एल्कलीज या सोडा वगैरह कंटेन करते हैं, डिटर्जेंट्स हो गए, वो सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं। वहीं जब हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं तो इसमें पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे रबर इंडस्ट्री हो गई, डाई स्टफ हो गए, ड्रग्स हो गई, जो हम दवाइयां फार्मास्यूटिकल खाते हैं, दवाइयां वगैरह हो गई, ये सब ऑर्गेनिक केमिकल्स में आती हैं। अब आप देखिए कि आप चाहे कफ सिरप की ही बात क्यों ना करें, कफ सिरप के अंदर भी क्या है, आपको केमिकल ही तो देखने को मिल रहा है, बट इट इज ऑर्गेनिक, कि आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जितनी दवाइयां हमारी हैं वो सब ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। तो आज के समय में भारत के अंदर हम क्या देख रहे हैं, लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर केमिकल इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है। ना सिर्फ भारत के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, बट हम इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। आज के समय पर भारत वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स का। अफ्रीकन कंट्रीज को हम बहुत सी दवाइयां बेचते हैं, यहां तक कि ब्राजील और भी देशों को हम दवाइयां बेचते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री भी भारत के अंदर हमें काफी बेहतर तरीके से डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। अब केमिकल इंडस्ट्री के बाद अगर अगली इंडस्ट्री पर आए तो वो हो जाती है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं भैया, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बहुत से लोग एग्रीकल्चर के अंदर जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्टिलाइजर हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है। मेनली भारत के अंदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट उसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, एमोनियम फॉस्फेट जिसे हम डीएपी भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ये सब भी हमें जरूरत होती है। क्योंकि खेती की जब बात आती है तो खेती के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश, इन तीन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए क्या है कि जो पोटैश है उसे तो हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यानी कि भारत के अंदर हम पोटैश बनाते ही नहीं है, वो हम क्या करते हैं, या तो रशिया से या यूक्रेन से, इन कंट्रीज से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। वहीं अगर हम देखें इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज के समय पर, स्पेशली आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हमने मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू करा, तब से क्या हो गया है कि हमारे लिए ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण हो गई है। तो हम देखते हैं कि भारत के ऑलमोस्ट हर राज्य के अंदर, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, हर तरफ हम क्या देखते हैं कि आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखने को मिलती है। चाहे आंध्र प्रदेश हो गए हो, उड़ीसा हो गया हो, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सब स्टेट्स के अंदर, यानी कि ज्यादातर स्टेट्स के अंदर आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखने को मिल जाती है। बट गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला, ये जो हमारे मेन 5 स्टेट्स हैं, ये 50% तक जो है फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 5 मेन राज्य हो गए, उसके अलावा बाकी सब भी लाइन में है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां से आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, वो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटायरली इंपोर्टेड बाय इंडिया। तो पोटैश इज द करेक्ट आंसर। पोटैश जो है हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से इंपोर्ट करते हैं, उसको हमारे देश में बनाने के लिए हमारे पास रिजर्व्स वगैरह नहीं है। तो पोटैश जो है हम पूरी तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बाद जो अगली इंडस्ट्री हो जाती है हमारी, दैट इज द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हो
कि सीमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन करें, चाहे आपको बिल्डिंग बनानी हो, चाहे आपको फैक्ट्री लगानी हो, चाहे आपको घर बनाने हो, रोड्स बनाने हो, ब्रिजेस बनानी हो, हर तरफ सीमेंट की जरूरत होती है भैया। सीमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सीमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सीमेंट बनता कैसे है? देखो, सीमेंट इंडस्ट्री में जो मेन रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करा जाता है उसके अंदर आपको लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम देखने को मिलता है, जिसमें लाइमस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट है, देन सिलिका एंड जिप्सम भी शामिल है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि भैया ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बल्की इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि लाइमस्टोन जैसे बहुत ही हैवी बल्की रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप खुद देखते हो कि सीमेंट के कट्टे भी कितने भारी होते हैं भैया, जो सीमेंट के बैग्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री को बेटर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो हम देखते हैं कि रेल ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये। आप देखो जितने भी हमारी फ्रेट ट्रेन है, माल गाड़ियां हैं, उनमें आपको हमेशा सीमेंट भरा हुआ दिखेगा। क्यों? बिकॉज हैवी है और वो रेलवेज ही कैरी कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर। और भारत के अंदर पहला सीमेंट प्लांट जो है चेन्नई में 1904 के अंदर लगाया गया था। यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, आपसे क्वेश्चन यहां से जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछ लेगा। तो ये हो गया हमारा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, जिसको अभी हमने यहां पर डिस्कस करा। तो देखिए, ये सब थी हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें सबसे पहले हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने जो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करी, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री, उसके बाद हमने फर्टिलाइजर और लास्ट में सीमेंट इंडस्ट्री की बात करी। अब आगे चलेंगे और यहां पर अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं आज के समय में भारत के अंदर बहुत से वाहन बनते हैं, बिकते हैं। तो चाहे हम बसेस की बात करें, कमर्शियल व्हीकल्स, चाहे हम अपना जो हम पैसेंजर व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, उनकी बात करें, तो भारत के अंदर बहुत सी आपको कंपनियां आज के समय पर देखने को मिल जाती हैं। और स्पेशली आफ्टर द लिबरलाइजेशन 1991 में जो लिबरलाइजेशन हमने करा, उसके बाद तो भारत के अंदर ऑलमोस्ट हर कंट्री की गाड़ी अवेलेबल है। तो आप देखो, चाहे Hyundai हो गया हो, होंडा हो गया हो, टोयोटा हो गई हो, या कोई भी कंपनी हो गई हो, फॉक्सवैगन हो गई हो, किया हो गई हो, सब भारत के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर के अगर हम यहां पर बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और लगातार डिमांड भी जो है हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स की हमारे देश के अंदर बढ़ रही है। तो भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्दी ग्रोथ है पैसेंजर कार्स की, 2 एंड 3 व्हीलर्स की, क्योंकि क्या है, लोगों की तादाद ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस पॉपुलेशन के कम्यूटेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए हमें क्या है, इन व्हीकल्स की भी जरूरत है। और देखें अगर हम, तो ज्यादातर इंडस्ट्री आपको जो है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर जैसे इलाकों में देखने को मिल जाती है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अब आगे की तरफ चलेंगे और अब हम यहां पर बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जिस हिसाब से आज के समय पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस हिसाब से आज के समय पर भारत, एक नया भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज में हमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब यहां पर हम बात करते हैं आज के समय की, तो आप देखें कि हम टेलीविजन इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है आपका हार्डवेयर से डील करता है। तो जो अगर हम इस मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। ये मेरे पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो जितना भी हार्डवेयर है वो कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बना रहा है। और साथ ही साथ जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जिस पर ये कंप्यूटर चलेगा, जिस पर यह मोबाइल चलेगा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप हो रहा है। तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, पुणे, लखनऊ, कोयंबटूर, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। और जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर अराउंड 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है,
जिसमें बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हार्डवेयर से डील करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से डील करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे जो है यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब हम यहां पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स की, तो सॉफ्टवेयर पार्क्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत है। श्रीनगर, शिमला, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, कानपुर, देन गांधीनगर, देन इंदौर, देन अपना कोलकाता, देन भुवनेश्वर, देन नवी मुंबई, देन पुणे, देन हैदराबाद, देन बेंगलुरु। ये वैसे तो बहुत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आपके इंडिया के अंदर हैं, बट आपके सिलेबस के अंदर जब हम बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर नोएडा, गांधीनगर, नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल है। आपके सिलेबस के अंदर हम क्या देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जिनको हमने मैप वर्क के अंदर बहुत डिटेल के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके के साथ डिस्कस भी किया है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स के बाद जो अगला हमारा हो जाता है उसमें हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बाद अगला जो हमारा नंबर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली किसके बारे में, चलो भैया आगे चलो, इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में। अब देखो, भारत के अंदर हमने अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया। ये इंडस्ट्रीज भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, भारत के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। बट जब बात आती है इन इंडस्ट्रीज की, सो व्हाट दीज इंडस्ट्रीज आर डूइंग, ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो चाहे एयर की बात करें, चाहे वाटर की बात करें, लैंड की बात करें या नॉइस की बात करें, तो हम क्या देखते हैं कि ये सब तरीके से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमें भारत के अंदर होता हुआ देखने को मिलता है। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हमें अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना है या जिसे हमें रोकना है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है एयर पॉल्यूशन। आप सब देखते हो कि ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ये इंडस्ट्रीज जो है स्मोक एमिट करती हैं, धुआं जो निकलता है, इस धुआं के अंदर बहुत से पॉल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। एयर पॉल्यूशन की अगर हम यहां पर बात करें तो ये इंडस्ट्रीज काफी सारे अनडिजायरेबल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस जो हैं क्या हैं, ये एमिट करती हैं। और हम देखते हैं कि ये सब गैसेस जो हैं वो स्प्रे, डस्ट, स्मोक, इन सब के साथ मिल करके जो है हमारे एयर के अंदर जो है फैल जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी केमिकल इंडस्ट्री है, पेपर फैक्ट्रीज है, ब्रिक किल्न्स जो ईंट भट्टे होते हैं, रिफाइनरीज हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं, जहां पर फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से एयर पॉल्यूशन ही कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हमारे देश के अंदर जो एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए नॉर्म्स बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, ज्यादातर इंडस्ट्री उनको फॉलो प्रॉपर्ली नहीं करती। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये सब टॉक्सिक गैसेस जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, हमारे एयर के अंदर फैल जाती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हजार्डस है, नुकसानदेह है। एयर पॉल्यूशन के बाद हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वाटर पॉल्यूशन भी कर रही हैं। देखिए, जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, काफी सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बिना ट्रीट करे, बिना उस पानी को साफ करे, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है क्या करती हैं, रिवर्स के अंदर खुला छोड़ देती हैं, जिस वजह से सबसे ज्यादा रिवर पॉल्यूशन या कहें वाटर पॉल्यूशन हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। आज के समय पर अगर आप देखो तो भारत के अंदर जो भी पेपर इंडस्ट्री है, पेपर पल्प जो होता है उनका, केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, टेनरीज है। टेनरीज का क्या होती है, जहां पर लेदर बनाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज हो गई। ये सब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि जो भी इनका कचरा है, जो भी इनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको अनट्रीटेड मैनर में, उसको बिना साफ करे ही रिवर्स के अंदर खुला छोड़ देती है। अगर आप देखो गुजरात के अंदर साबरमती रिवर को देख लो, अहमदाबाद में से जो जा रही है, वो क्यों पॉल्यूटेड हो रही है, बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल्स देयर। आप यूपी के अंदर जो हमारे कानपुर के रीजन के आसपास जो अपना गंगा रिवर है, वो क्यों खराब हो रही है, बिकॉज ऑफ द लेदर इंडस्ट्री देयर, टैनरीज देयर। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है,
ये अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा का सीधा जो है रिवर्स के अंदर छोड़ देती हैं, जिस वजह से चाहे हम गंगा देखें, यमुना देखें, सब पॉल्यूटेड है। आज आप देखोगे तो टीवी पे दिखाएंगे, बस अब छठ पूजा आ गई है जैसे, तो छठ पूजा से पहले दिल्ली के आसपास दिखाने लगेंगे कि यमुना कितनी पॉल्यूटेड है, यमुना रिवर में कितना ज्यादा जो है फॉर्म बना हुआ है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द वाटर पॉल्यूशन बाय दीज इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? पॉल्यूशन कर रही हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। वाटर पॉल्यूशन के बाद अगला आता है थर्मल पॉल्यूशन। अब देखिए क्या है कि कई इंडस्ट्रीज गरम गरम पानी जो है, फॉर एग्जांपल थर्मल प्लांट से, आयरन एंड स्टील प्लांट से, वो सीधा गरम गरम पानी जो है रिवर पॉन्ड्स वगैरह में डाल दिया जाता है बिना कूलिंग हुए। अब देखो समझने की जरूरत है आपको, भारत के अंदर बहुत से क्या है हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जहां पर पानी का इस्तेमाल होता है और ये पानी बहुत गर्म हो जाता है इस्तेमाल करने के बाद। तो जो हॉट वाटर है इसे बिना कूल डाउन करे ही रिवर्स पॉन्ड्स के अंदर छोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि इनसे भी वेस्ट जो है सीधा छोड़ दिया जाता है अपने रिवर्स में, पॉन्ड्स में। इनसे प्रॉब्लम्स क्या होती है? कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेज जैसे जो हार्मफुल डिसीजेज हैं वो हमें यहाँ पर होते हुए, बीमारियां हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो गर्म पानी होता है ये हमारी सॉइल को भी पॉल्यूट करता है वाटर के साथ साथ, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फिर यही पानी जो है रेन वाटर जो है कैरी कर करके दोबारा से जो है वही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी जो है पॉल्यूट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गर्म पानी से कैसे पॉन्ड्स या रिवर्स के अंदर नुकसान होगा। अब देखो समझो ध्यान से, जरा इस चीज को आप मेरे लिए ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल ये एक अपना क्या है, तालाब है, दिस इज अ पॉन्ड फॉर से, ये क्या हो गया, एक रिवर हो गई या पॉन्ड हो गया, कुछ भी मान लो आप, रिवर है या पॉन्ड है, ये कुछ भी है, ठीक है। अब क्या है कि इस रिवर और पॉन्ड के किनारे यहां पर एक इंडस्ट्री भी लगी हुई है। ये क्या है, एक इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इस इंडस्ट्री ने क्या करा, हम देख रहे हैं कि इस रिवर और पॉन्ड के अंदर, ये जो रिवर या पॉन्ड है, इस रिवर और पॉन्ड के अंदर बहुत से क्या हैं, जानवर भी हैं। मरीन इकोसिस्टम है ना भाई पूरा, इस पॉन्ड के अपना इकोसिस्टम है, इसमें प्लांट्स भी होंगे, इसमें मछलियां भी तैर रही होंगी मस्त अपना खुश खुश कि अरे भैया वाह जी वाह, है ना, ये सब इसमें चल रहा होगा कहीं ना कहीं। अब क्या हुआ है कि यहां पर इस प्लांट ने क्या करा, आयरन एंड स्टील प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कोई सा भी ले लो आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन्होंने अपना गरम गरम पानी जो है इसके अंदर डिस्चार्ज कर दिया, डाल दिया। अब ये बेचारी मछलियां जो पहले खुश थी वो अब क्या हो जाएंगी, सैड हो जाएंगी कि अरे भैया क्या कर दिया, ये मर जाएंगी, पॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज्यादा। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो गर्म पानी, हॉट वाटर विदाउट कूलिंग डाउन डिस्चार्ज कर दिया जाता है पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, नुकसानदेह है, हानिकारक है। और ये फिर आगे चल करके क्या करता है, ये साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है, साथ ही साथ जो हमारा एक तरीके से आप कहिए कि ग्राउंड वाटर है, उसको भी विद द टाइम पॉल्यूट करता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ जाता है। इसके बाद अगली बारी आती है नॉइस पॉल्यूशन की। आप सब जानते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के आसपास कुछ रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या कहीं पर मकान बन रहा हो, उसमें लगातार इस तरीके से मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के आप इरिटेट हो जाते हो कि अरे भैया बस कर, कब तक ये चलता रहेगा मशीन और कब तक ये सड़क तोड़ते रहोगे तुम। तो नॉइस पॉल्यूशन भी जो है इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा करती है। इन इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इनके चलने से बहुत ज्यादा आवाज होती है, और इस आवाज से जो पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, कई बार जो है सुनने की दिक्कतें, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाती हैं। और जब आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ये सब बीमारियां भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जितने भी अनवांटेड साउंड यहां पर होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इरिटेंट का काम करते हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, स्ट्रेस करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि भाई जरूरी है कि ये जो इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इनके अंदर हम थोड़ा सा नॉइस कम कर दें। हमें अगर इस नॉइस पॉल्यूशन को रोकना है तो जरूरी है कि हम मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करें, साइलेंट जनरेटर्स का इस्तेमाल करें जिनमें आवाज वगैरह कम हो। तो ये 4 तरह के पॉल्यूशन हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, आज के भारत में।
और अगर हमें इन सब पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन इंडस्ट्रीज़ को बोले कि आपका जो भी वेस्ट वाटर है उसको आप डिस्चार्ज करने से पहले क्या करें, उसको आप डिस्चार्ज करने से पहले साफ करें। क्योंकि क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे फ्रेश वाटर को 8 गुना पॉल्यूट कर रहा है आज के समय पर। तो ज़रूरी हो जाता है कि ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उनको ये कम पॉल्यूट करें। इसके अलावा रिवर्स पॉन्ड में हॉट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसको एक तरीके से ट्रीट करा जा सके, कूल डाउन करा जा सके, गंदगी उसके अंदर से साफ करके निकाली जा सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं क्या है हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं। अब वहीं जब हम बात करते हैं इसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की, तो देखिए क्या है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो आज अगर आप देखें तो कई इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो मैकेनिकल तरीकों से पानी को ट्रीट करते हैं, साफ करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग और फ्लोकेशन करा जाता है, यानी कि जो भी वेस्ट है उसको छाटा जाता है, स्क्रीन आउट करा जाता है। फिर उसके बाद जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू उसमें पानी के अंदर से जो वेस्ट है उसको साफ किया जाता है। फिर केमिकल्स का, फिजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके जो है वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करा जाता है, साफ किया जाता है और फिर उसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर 3 तरीके से, 3 फेजेस के अंदर जो है हमें पानी साफ होता हुआ, वेस्ट वाटर रिसाइकिल होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम इस पानी को क्लियर करके नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या है, हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक बहुत बड़ा खतरा है ना। तो जरूरी है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल करके हम पानी को डिस्चार्ज करें। बट वही बात आ जाती है एट द एंड कि नॉर्म्स बहुत हाई हैं और इंडस्ट्रीज उन रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं प्रॉपर्ली, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज भी है। इसके अलावा हम देखो क्या कर सकते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जैसे कि जो हमारे ऐसी फैक्ट्रीज है जहां से स्मोक एमिट होता है, जहां से धुएं निकलते हैं, तो वहां पर हम कोशिश करें कि भैया प्रेसिपिटेटर्स लगा दें, हम वहां पर जो है फिल्टर्स लगा दें, स्क्रबर्स लगा दें, सेपरेटर्स लगा दें। अगर हम चिमनीज के अंदर इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगा देंगे तो क्या है कि स्मोक जो है वो कम हानिकारक होगा। अनडिजायरेबल गैसेस जो है वो यही प्रेसिपिटेटर्स, फिल्टर्स और स्क्रबर्स के अंदर रह जाएंगी, धुआं निकल जाएगा जो कि अनडिजायरेबल गैसेस कम कैरी करेगा। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्रीज के अंदर ऑयल और गैस का इस्तेमाल ज्यादा करें इंस्टेड ऑफ कोल, क्योंकि कोल की बर्निंग से ज्यादा धुएं निकलते हैं, अनडिजायरेबल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस निकलती हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि ऑयल और गैस थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसके अलावा जरूरी है कि हम बेहतर मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करें, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें, जनरेटर्स का इस्तेमाल करें जिनमें साइलेंसर्स वगैरह लगे हों। तो अगर हम मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, वो बिजली भी कम खाएगी, आवाज भी कम करेगी, पॉल्यूशन भी कम करेगी, बेटर काम करेगी। साथ ही साथ हमें जरूरत है कि हम ज्यादातर मशीनरी को रीडिजाइन करें, एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, नॉइस रिड्यूस करें, जो मैंने अभी आपको बताया। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयरफोन, ईयर प्लग्स वगैरह लगा सकते हैं। जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं उनको दे दो भैया कि ईयरफोन लगा लो, ईयर प्लग्स लगा लो, ताकि ये पॉल्यूशन जो है, नॉइज जो है, इससे तुम्हें दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये सब काम जो है किया जा सकता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर सही मायनों में हम चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट करें, विकास करें, तरक्की करें, तो ज़रूरी है भैया कि हमें सस्टेनेबल तरीके से अपने आप को ग्रो करना होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स का ध्यान रखना होगा अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब हम ये काम करेंगे तभी भारत के अंदर विकास भी प्रॉपर्ली हो पाएगा। और हम ये सीख सकते हैं एनटीपीसी से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सब जानते हैं
कि जो भी कोयले से बिजली बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट से, वो हमारे एनटीपीसी के अंदर ही काम करते हैं। तो एनटीपीसी जो है मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है भारत के अंदर, और ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही जबरदस्त है। पढ़ते हैं कैसे एनटीपीसी काम करता है, क्वेश्चन आ सकता है यहां पर आपका। एनटीपीसी की जब बात आती है तो देखिए क्या है कि एनटीपीसी ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच यहां पर जो है इस्तेमाल किया एनवायरमेंट को बचाने के लिए, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। आज हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वाटर है, ऑयल है, गैस है, इन सब चीजों को, इन सब रिसोर्सेज को एक तरीके से नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एनटीपीसी क्या कर रहा है। एनटीपीसी जो है आज के समय पर हम देखते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने इक्विपमेंट्स का, यानी कि लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बेटर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके एनटीपीसी जो है अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया हुआ है। साथ ही साथ वेस्ट जनरेशन एनटीपीसी ने बहुत कम कर दिया है। जो भी वेस्ट होता है, खास तौर पर थर्मल पावर प्लांट में हम देखते हैं कि ऐश निकलती है, यानी कि राख निकलती है। तो ऐश यूटिलाइजेशन जो है आज की डेट में एनटीपीसी बहुत ज्यादा कर रहा है। जो हमारी सड़कें बन रही हैं या जिसमें जो तारकोल वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें इस ऐश का इस्तेमाल कर लिया जाता है। साथ ही साथ एनटीपीसी कोशिश करता है ग्रीन बेल्ट्स बनाने की, यानी कि जहां पर भी एनटीपीसी का प्लांट होगा, थर्मल पावर प्लांट होगा, उसके आसपास के इलाके में पेड़ लगा देगा, बहुत सारे किलोमीटर्स के अंदर पेड़ लगा देगा। तो ग्रीन बेल्ट बना देगा कि भैया अगर हम पॉल्यूशन कर भी रहे हैं, अगर हम हार्मफुल गैसेस एमिट भी कर रहे हैं, तो ये हम ग्रीन बेल्ट्स बना करके इकोलॉजिकल बैलेंस भी जो है यहां पर बनाए रखें। साथ ही साथ जो है हम देखते हैं कि एनटीपीसी जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कम कर रहा है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करके। तो कुल मिलाकर के वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके एनटीपीसी वेस्ट वाटर को भी रिसाइकिल कर रहा है, रीयूज कर रहा है। साथ ही साथ ये लगातार इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये देखते रहते हैं कि हमने कितनी हार्मफुल गैसेस छोड़ी, कितना ज्यादा पॉल्यूशन करा, कितना ज्यादा जो है हम अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। तो ये सब भी ये चेक करते रहते हैं। एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट इन लोगों के पास है। और आज के समय पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार, आप खुद देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। आज के समय पर हम बहुत ज्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो सोलार एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो। क्यों? ताकि थर्मल पावर जो है उसको हम कम मिनिमाइज कर सके और ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल करके अपने आप को और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाए और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से अपने आप को बचाएं। तो ये सब था इस चैप्टर के अंदर, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। तो इस चैप्टर के अंदर हमने मेन इंडस्ट्रीज की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस को देखा, मिनरल बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को पढ़ा, केमिकल इंडस्ट्रीज को देखा, और लास्ट में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा और कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमने देखा और एनटीपीसी का एग्जांपल लिया। तो इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ आपका वन शॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का खत्म होता है। तो मिलेंगे अगली क्लास, अगले सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द सेशन। आज की क्लास में इतना ही। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।